अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। नाजरीन, किसी भी मुल्क के अमूर चलाने के लिए टैक्स कलेक्शन एक बुनियादी ज़रूरत है। आम आदमी एक एक रुपया जो है, एक एक पाई इकट्ठी करती है और उस के ऊपर जो है वो हुकूमत की जानिब से उसका ख़ास हिस्सा जो है बतौर टैक्स ले लिया जाता है, जिससे ना सिर्फ तामीराती और तरक्याती काम होते हैं बल्कि इसके साथ साथ मुल्क के और सल्तनत के दीगर अमूर भी चलाए जाते हैं। फैसलाबाद जहाँ सनत है, जहाँ पर कारोबार जो है वो रात दिन होता है, वहाँ पर आम आदमी टैक्स के बारे में क्या सोचता है, ख़ुसूसन वो लोग जो कि छोटे दर्जे के कारोबार से मुंसलिक हैं, वो इस बारे क्या ख्याल रखते हैं। इसके साथ साथ होटल की सनत जो है वहाँ पर टैक्स किस हद तक जमा होता है और जमा करवाया जाता है, इस सारे के जवाब के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक अवामी होटल पर पहुँचे हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके ओहदेदारान और दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं वो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से टैक्स के हवाले से बात करते हैं। ज़बीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप अवामी रेस्टोरेंट्स की जो एसोसिएशन है उसमें बतौर सदर ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी हो, PRA हो या FBR, आप इन मामलात को बड़ी करीब से देखते हैं। इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जो होटल एसोसिएशन है, जहाँ अच्छे लेवल के होटल भी जो हैं वो या तो टैक्स जो सेल्स टैक्स है वो अदा नहीं करते और कस्टमर से भी नहीं लेते, या ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि कस्टमर से तो रसीद के ऊपर ले लिया जाता है लेकिन अदा नहीं किया जाता। ये किस हद तक दुरुस्त है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले आपकी टीम का शुक्रगुजार हैं कि आप गाए बगाए हमारे मसाइल को लेके आते हैं। ये बात बिल्कुल झूठी है, इस पर कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि अवामी रेस्टोरेंट जितने भी छोटे ढाबा टाइप अवामी जहाँ पे दरमियाना तबका आता है वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये नामुमकिन सी बात है, इसको मुमकिन नहीं किया जा सकता। एक गरीब पांडी जो है या सेलमैन जो है, और पाकिस्तान में जो हमारे गरीब लोगों की 83% आबादी है, उन्होंने इन्हीं होटलों से, छोटे होटलों से रोटी खानी है। और जो रहा मसला कि टैक्स ना देने वाला, वो टैक्स ना देने वाले जो लोग हैं वो इन होटलों के गाहक नहीं हैं, वो गाहक और हैं। जैसे अगर आप 5 स्टार का कानून जो है, 5 स्टार होटल का, सिरीना होटल का जो कानून है, किसी अवामी होटल पे लगाने की कोशिश करेंगे तो वो सरासर ज़्यादती है। इसी तरह ये तमीज़ होनी चाहिए, कैटेगरी वाइज होनी चाहिए कि टैक्स कैसे लेने हैं। और टैक्स लेने का जो मसला है ना, हमारे कई होटल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, PRA के टैक्स दे रहे हैं और गवाह है। जैसे आपने बात की बड़ी अच्छी कि कुछ दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे, कुछ ले रहे हैं होटल कुछ नहीं ले रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सदर अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन फैसलाबाद की तरफ से ये दावे से कह सकता हूँ और मैं साबित भी कर सकता हूँ, कई हमारे होटल PRA दे रहे हैं जबकि वो कस्टमर से नहीं ले रहे। ये इनकी हरदर्मी कह लें, जो मर्जी करें। इसके बरक्स जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, जैसे सरीना होटल है, इसमें 100% वो ले रहे हैं, 17% 16% टैक्स ले रहे हैं। आगे वो इनको कितना दे रहे हैं ये उनकी स्वाबदीदी पे है। लेकिन मैं बतौर एक नुमाइंदा होने के साथ ये दावे से कह सकता हूँ कि हम कस्टमर से ले नहीं रहे, कस्टमर को दे रहे हैं। ज़बी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि अगर आप 100 रुपये की चीज़ फ़रोख्त करते हैं और उसके ऊपर 16 या 17 रुपये टैक्स ले लेते हैं, आम आदमी की जेब पे कितना बोझ जो है वो बढ़ सकता है? सबसे पहले जी, PRA पंजाब फूड अथॉरिटी ने अखबारें ख़त्म की हैं, बड़ा अच्छा कदम था। अखबारें ख़त्म करने से हमारी एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा हो चुकी हैं। जो अखबार हम लगा के दे रहे हैं वो 1 रुपये तो उसका रेट है। दूसरे नंबर पे गरीब आदमी को 10 रुपये अगर छोड़ेंगे तो वो दुआ देगा। यहाँ पे जो हमारे अवामी रेस्टोरेंट्स पे गाहक है ना, वो 50 रुपये दाल वाले, 30 रुपये दाल वाले, सारे गाहक उसी तरह के। हम 10-10 रुपये 50-50 रुपये इकट्ठे करने वाले लोग हैं। जब हमने 16 रुपये टैक्स लगा देना तो ऑलरेडी हमारे जो गाहक हैं, मजदूर तबका है, वो सारे का सारा तबका जो है रेहड़ियाँ छापड़ियाँ और ये जो गंदी चीज़ें खाने के ऊपर है वो वहाँ पे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो PRA जाएगा नहीं, ज़ाहिर सी बात हो। इसलिए तमीज़ की कैटेगरी ज़रूर होनी चाहिए और PRA में कम से कम हम जैसे स्टेक होल्डरों को लाजमी इनको लेना चाहिए, ताकि हम बता सकें कि जनाब ये 5 स्टार है, ये 3 स्टार है, ये 2 स्टार है, ये अवामी ढाबा है। कि तमीज़ होनी चाहिए। जैसे सड़क में तमीज़ है, साइकिल चलने वाले की ये लाइन है, मोटरसाइकिल की ये लाइन है, गाड़ी, इसी तरह PRA PFA इनकी भी तमीज़ एक होनी चाहिए। और ट्रैफिक उसी वक्त ही ख़राब होती है जब सारी चीज़ें अपने लाइन भूल जाती हैं। बेतरतीबी सब आप नहीं समझते कि अगर कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया जाए कि बजाय इसके कि आप 10 रुपये 30 रुपये 20 रुपये वाले से टैक्स वसूल करना शुरू करें, आपकी मजमूई आमदन के ऊपर जो है एक एस्टिमेटेड टैक्स जो है उसका सिस्टम डेवलप कर लिया जाए, ताकि मुल्क के अमूर भी चलते रहें और आपका सिस्टम भी चलता रहे और गरीब की जेब के ऊपर ज़्यादा बोझ भी ना बढ़े। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। माजरत के साथ ये इस वजह से नहीं हो सकता कि हमारे मुल्क में कोई चीज़ भी अपनी पूरी क्वांटिटी, मेयार और उस
कीमत के ऊपर मुनसर नहीं होती। आज अगर घी का रेट 210 रुपये, एक मैं 200 रुपये की मिसाल देता हूँ, तो कल वो 220 रुपये है। और तीसरे नंबर पे जो ये कोरोना का स्लैब आया 2.5 साल में, पाकिस्तान में जितनी सनत तबाह हुई है रेस्टोरेंट्स की, किसी ने नोटिस नहीं लिया। ये सबसे ज़्यादा पे करने वाले लोग थे। होटलों पे जहाज़ों के पुर्जे इस्तेमाल नहीं होते रेस्टोरेंट पे, बाकी सारा तकरीबन पाकिस्तान की मशीयत इसके ऊपर चलती है, ज़राई ज़राअत से ऊपर आती है, सब कुछ। जितना इन लोगों ने टेक्सटाइल के ऊपर दिया हुआ है, क्या मेरा सवाल है गवर्नमेंट से, क्या हम लोगों को कोई रिलीफ की शक्ल में कोई चीज़ दी है? इन्होंने कभी आज तक नहीं दी। सिर्फ किताबों की हद तक, तहरीरों की हद तक, जो भी बंदा आता है अपना। बिल्कुल बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है। बताइएगा किस किस किस्म के बिल जो हैं इन होटलों से अदा किए जाते हैं, कौन कौन से इदारे हैं जो यहाँ पर टैक्स और दीगर चीज़ें वसूल करने के लिए पहुँचते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज इस चीज़ के मतलब आप पता करने के लिए आए हैं। जो टैक्स तो जौन सा है ना, ये महीने के दिन कम है, महकमे ज़्यादा हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि 30 दिनों में अगर एक एक रोज़ाना महकमा भी आए तो महकमे 30 से ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, ज़्यादा हो जाते हैं। हर एक महकमे का यही होता है कि भी जे आपने ये चीज़ अदा नहीं की तो कल को बंद हो जाएगा। महकमों की ज़रा निशानदेही भी कीजिएगा, कोई 5-7 महकमे बताएं कौन कौन से महकमे यहाँ से टैक्स या कुछ ना कुछ वसूल करने के लिए पहुँचते हैं। साहब ने बताया है आपको, जैसे ये सदर है हमारे, मैं नायब सदर हूँ। तो ये सोशल सिक्योरिटी लगा लें, ये अपना शहरी दफा वाले लगा लें, ये वासा वाले लगा लें, बिजली वाले लगा लें, PRA लगा लें। वाकई एक लंबी तहसील जो लिस्ट बनती है। तो किस किस्म की परेशानी एक आम आदमी जो कि होटल चला रहा है उसको करनी पड़ रही है इस वक्त? आजकल जौन सी महंगाई की वजह से जौन से है ना, हर बंदा परेशान है। तो जो कहते हैं कि रोटी इतने की बेचो, 8 रुपए की बेचो, इस टाइम 85 रुपये किलो आटा है, और आटा भी एक नंबर लेते हैं हम दुमर का। तो जी ये इसके अंदर 10 रोटियाँ बनती हैं। ये तकरीबन कच्चा आटा हमें 10 रुपये का पड़ता है। ये सिलेंडर 8800 रुपये का है। तो जी बंदों की जो तनख्वाह है जौन सी, ये तकरीबन 35-40 हज़ार, 1200-1300 1500 रुपये पे दिहाड़ी वाला बंदा है। एक रोटी घर में हमें जौन सी है ना 13 से 14 रुपये की पड़ती है, 120 ग्राम का पेड़ा है। ठीक है, अब ये बताएं तो या तो हुकूमत हमें कोई राहत दे, बाज़ार से हम मार्केट में से ले रहे हैं आटा, इस टाइम 85 रुपये किलो आटा है, तो कहते कि 8 रुपये की बेचो, उसके अंदर लिफाफा भी देना, शॉपर भी देना है। तो जी उसको वो अपना पैकिंग वाला बंदा लैदा है, लगाने वाला बंदा लैदा है, पेड़े करने वाला बंदा लैदा है। एक तंदूर जब चलता है जब तक 8 बंदे पूरे ना हो फिर एक रोटी निकलती है। गूंदने वाला लैदा, पेड़े वाला लैदा, थपने वाला लैदा, अंदर लगाने वाला, पैकिंग वाला, ये सारे बंदे लैदा है। आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि बहुत से जो है वो महंगाई के मसाइल हैं। एक तरफ हुकूमत सब्सिडाइज चीज़ें देने के तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ टैक्स वसूली की भी जो है वो बात हो रही है। बताइएगा सिस्टम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है ताकि जो होटल्स हैं वो भी चलते रहें, गवर्नमेंट भी जो है वो अपना टैक्स वसूल कर सके और गरीब की जेब के ऊपर भी बोझ ना पड़े। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये काम करने वाले हुकूमतों को इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये एक आम होटल है, ये एक 5 स्टार होटल है, ये एक 7 स्टार होटल है, ठीक है ना। जो एक अवामी होटल है, जो एक अवामी ढाबा स्टाइल होटल है, उस पर ज़ाहिरी बात है जो खाना खाने लोग आते हैं वो भी छोटे हैं, ठीक है ना। हमारे पास लोग आते हैं, वो आगे 50 रुपये देते हैं कि जी ये 50 रुपये हम आपको दे रहे हैं, हमने इसमें खाना खाना है। हम उनको इनकार नहीं करते, हम कहते हैं बैठें, हम उनको बिठा के खाना खिलाते हैं बाइज़्ज़त तरीके के साथ। लेकिन ये चीज़ें अदारे जो हैं हमारे ऊपर टैक्स लगाते हैं, वो उनको ये चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है ना। उनको भी ये चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे मुल्क में आए दिन महंगाई जो है वो ज़ोर पकड़ रही है, गरीब बंदा गरीब से गरीबतर हो रहा है, ठीक है। अब हुकूमत जो है वो इस चीज़ों को नहीं देख रही, अदारे इस चीज़ को नहीं देख रहे, ठीक है। हम तो जो गरीब लोग हैं उनका भी ख्याल करते हैं, लेकिन ये हुकूमत के करने वाला काम है कि जो एक ढाबा स्टाइल होटल है, जो एक छोटा होटल है, उसके ऊपर उस लिहाज से टैक्स लगाया जाए। ये GST 17% लगा देते हैं, ठीक है। ये 7 स्टार होटल जो है उस पर भी 17% है, जो एक ढाबा स्टाइल है उस पर भी 17% है। ये हमारे पास आगे कहते हैं कि जी हमने आपके से 17% के हिसाब से पैसे लेने हैं। तो ये बड़ी
दुरुस्त निशानदही की गई है होटल मालिकान की जानिब से, एसोसिएशन से, क्योंकि जब तक आप होटल की कैटेगरी का फ़ैसला नहीं कर लेते, आप यूनिफॉर्म टैक्स जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उससे छोटे होटल वाले की कमर टूटेगी और उसका तमाम तर इफ़ेक्ट जो होगा वो आम ग्राहक के ऊपर होगा, जो कि 100 रुपये लेके आता है। दाल भी ख़रीदनी होती है, उसी में रायता भी उसने लेना है और 2 रोटियां भी लेनी है, उसी में उसने पानी भी लेना है और इसके साथ साथ उसी ने उस होटल के अंदर बैठ के खाना भी खाना है। ज़रूरत है कि इस मामले को देखा जाए। मज़ीद इसके ऊपर जो दीगर चीज़ें हैं, जो दीगर अशिया ख़ोरो नोश के अलावा घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनकी मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल है, वो जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी हैं जिसके ज़रिए गवर्नमेंट जो है वो आम सार्फिन की जेब से टैक्स निकलवाते हैं, और कई बार एक ये भी होता है कि कई जो सार्फिन से टैक्स जो है वो वसूल कर लिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की जेब में एक आना भी नहीं पहुंच पाता। हमारे साथ कुछ मोंटगोमरी बाज़ार के जो एसोसिएशन के रहनुमा हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा किस किस्म के बिज़नेस में आप डील कर रहे हैं? जी, मेरा परफ्यूम ऑयल्स में और फ्रेगरेंस में और इम्पोर्टेड परफ्यूम में है बिजनेस। तो क्या ये सारी की सारी आइटम्स जो हैं ये इम्पोर्टेड हैं या लोकल मेड भी इसमें शामिल हैं? मेरे पास जो है ना सारे के सारे इम्पोर्टेड आइटम्स हैं। बताइएगा कि एक बात की जाती है कि दुकानदार जो है वो टैक्स वसूल कर लेता है लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाता। इम्पोर्टेड आइटम्स के हवाले से ये बात कितनी दुरुस्त है? इम्पोर्टेड आइटम के हवाले से ये जो बात है ना कि कस्टमर से वसूल कर लेते हैं, आगे नहीं पे करते गवर्नमेंट को, ये सरासर झूठ है और बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई की वाली बात नहीं है। जब हमारी आइटम कोई भी इम्पोर्टेड आइटम आती है ना, गवर्नमेंट वहीं से ड्यूटी और उसके ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो वसूल कर लेती है और उसका रेट जो है ना हम फिर उसमें ऐड करके कस्टमर को लगाते हैं। अदरवाइज़ एक्स्ट्रा जो है ना टैक्स वो कोई नहीं लगाते कस्टमर के ऊपर। जी यकीनन इनका कहना है कि जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, और ये बिल्कुल सच्चाई के करीब भी है कि इम्पोर्ट जब कोई चीज़ होती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ड्यूटी और जो दीगर टैक्सेस है वो वसूल कर लेती है और वो उसकी कीमत में शामिल हो जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त हाजी आबद भी मौजूद हैं, इस बात भी कहता है। सब ये बताइएगा, इस डिस्प्ले सेंटर के अंदर मैं मौजूद हूँ, बहुत सी आइटम्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, किस हद तक यहाँ पर लोकल मेड हैं और किस हद तक इम्पोर्टेड आइटम्स इसमें मौजूद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जिस किस्म का बिज़नेस है जी, इसमें तकरीबन 70 आइटम जो है ना इम्पोर्टेड है, जो कराची से हमें आती हैं और इसको बाकायदा इंपोर्ट किया जाता है। कोई स्मगलिंग की आइटम नहीं है, कोई वो नहीं है। और सूरत हाल ये है कि इसके ऊपर 24 फुल बटे फुल जो ड्यूटीज़ हैं और जो भी गवर्नमेंट के मसाइल हैं वो पूरे के पूरे पे होते हैं और उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन कराची वाले करते हैं। क्योंकि हम स्मॉल ट्रेडर से ताल्लुक़ है तो हमारे पास तो सीधी आइटम आती है और हम उसको बेच देते हैं। हमारे पास कोई उसका लिखाई पढ़ाई का सिस्टम नहीं है और जो हमारी आइटम है वो ड्यूटी पेड है, मुकम्मल तौर पर टैक्स पेड है और उस पर जिस किस्म के भी सेल टैक्स के हवाले से या दूसरी ड्यूटीज़ के हवाले से वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जो हमारा इंपोर्ट करने वाला है वो सारी चीज़ें पे करके फिर उस आइटम को मार्केट में लेके आता है। ये बताइएगा कि कुछ आइटम्स जो कि आपने कहा कि लोकल मेड हैं, तो लोकल मेड आइटम्स के ऊपर आप सेल टैक्स जो है वो 16% वसूल कर रहे हैं आम सार्फिन से? देखें, वो हम उसके ऊपर डायरेक्टली इस तरह नहीं वसूल करते। हमारी आइटम जो लोकल है ना उसके ऊपर रिटेल प्राइस लिखी हुई है। रिटेल प्राइस जो है उसके अंदर सेल टैक्स डला हुआ है। मतलब लाइव किसी एक साबुन की टिक्की है, किसी एक शैम्पू की बात कर लें, किसी एक पेस्ट की बात कर लें, किसी चीज़ की भी बात करेंगे तो उसके ऊपर सेल टैक्स उसमें डला हुआ है। तो जो रिटेल का हिसाब है वो रिटेलर जो है उसी हिसाब से अपना माल बेचता है और उसका सेल टैक्स जो है कंपनी काट के हमसे वसूल करके वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देती है। ये नहीं देती, ये हमारे पास कोई उसके लिए मालूमात या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन हमें जो सुनने में यही आया कि जो लोकल आइटम है इसमें दुकानदार से या कस्टमर से सेल टैक्स तो वसूल किया जाता है लेकिन ख़जाने में उसका शायद 10% भी नहीं जाता और टोटल जो है वो दुकानदार जो है वो जो रिटेलर जो है वो अपना माल जब ख़रीदता है वो सेल टैक्स की पूरी पेमेंट करके दुकानदार को फिर माल लेके जाता है। मैं एक बात यहाँ समझा हूँ कि सेल टैक्स अगर ऊपर प्रिंटेड है और जो भी कीमत उसकी प्रिंटेड है आप उसी के हिसाब से जो है वो कीमतें वसूल करते हैं और डायरेक्टली आप सेल टैक्स नहीं पे करते। अगर मैन्युफैक्चरर ने सेल टैक्स पे किया है तो उसी की जिम्मेदारी है। एक और आखिरी बात बताइएगा
कच्ची और पक्की पर्ची का फ़र्क तो है। तो नॉर्मली घंटाघर के 8 बाज़ारों में पक्की पर्ची का कोई रवाज नहीं है, तो ये क्या मामला है? नहीं देखिए, ये स्मॉल ट्रेडर्स हैं, इनको तो ये भी नहीं पता। जब हमारे पास किसी कंपनी का बिल आता है ना, उसमें 5, 6, 7 चीज़ें लिखी होती हैं। हमने आज तक किसी हमारे दुकानदार ने, मैं गारंटी से बात करता हूँ कि इसको इतनी भी वो नहीं कि वो पढ़ता है कि इसमें क्या क्या कौन कौन सी शिक्कें लिखी हुई हैं, कौन सा टैक्स लिखा हुआ। हम उससे ये देखते हैं कि ये चीज़ 1000 रुपये की हमें आई है और 1000 रुपये में 12 पीस आया, ये एक कितने का उसका पड़ता निकला। तो उस हिसाब से हम अपना वो जो मार्जिन है, रुपया 2 रुपये 10 रुपये जो भी उसमें हमारा मार्जिन है वो लगा के उसको बेच लेते हैं। तो पक्की पर्ची का तो सिस्टम यहाँ पे 8 बाज़ारों में तो है ही नहीं। सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है, हम नॉन रजिस्टर्ड हैं, और हमारा जो लिखाई पढ़ाई का सिस्टम है वो भी नहीं है। तो इसलिए इस हिस्से में तो हम बिल्कुल कोरे बंदे हैं। हमें तो ये पता है कि ये सिर्फ 10 रुपये की आई को 11 रुपये की हमने बेच ली। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बताइएगा, मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस से भी आप मुंसलिक हैं या सिर्फ जो है वो ट्रेडिंग ही चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग से तो अभी वाबस्ता नहीं है। हमारा जो बिज़नेस है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है। जो भाई साहब ने बात की है, मैं इसी को आगे बढ़ाऊँगा, थोड़ी सी इसको क्लैरिटी दूँगा। असल में ये जो है 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द जो है वो स्मॉल ट्रेडर है। डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिज़नेस है हम कंपनियों से ले रहे होते हैं, तो इसमें 100% चीज़ें इनवाइस के ऊपर आ रही होती हैं। इनवाइस सेल टैक्स इनवाइस के ऊपर आ रही होती हैं। और पाकिस्तान में वाहद हमारा सबसे बड़ा बिज़नेस है जो 3rd शेड्यूल के ऊपर काम कर रहा है। यानी कि हमारी पाकिस्तान में हमारी जो ट्रेड है उसमें वो चीज़ें हैं जो उसके ऊपर सेल रिटेल लिखी होती है। और यहाँ पे गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट रिटेल के ऊपर टैक्स ले रही होती है, जो तकरीबन 23% बनता है। बाकी जगह पे सेल टैक्स जो है वो 16%, 17% डिडक्ट हो रहा होता है। लेकिन हम इतने बड़े, हम सबसे ज़्यादा जो है ये, और ये यानी कि हर घर की ज़रूरत आइटम, बेसिक नेसेसिटी में चीज़ें आती हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा ये एक ज़रिया है हमारा कि हम गवर्नमेंट इतना बड़ा जो है टैक्स यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है। ये बताइएगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी को टैक्स पे कर रहे होते हैं जी बिल्कुल। गवर्नमेंट जो को? हम अपनी इनवाइस लेते हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे कि एक मिसाल है कि हम 17% पे कुछ चीज़ें ले रहे होते हैं, तो जब हम स्मॉल ट्रेडर को सेल करते हैं तो वो हम 20% पे सेल करते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात, जो पक्की और कच्ची पर्ची का फिर मामला है, गवर्नमेंट की जानिब से इम्पोज किया जा रहा है कि पक्की पर्ची के ऊपर आएँ ताकि FBR के पास इसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो। तो ताजरों को इसमें किस किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो पक्की पर्ची के ऊपर मुंतकिल नहीं हो रही? ये जो आपका पॉइंट जो है बहुत वैलिड है। इस पे गवर्नमेंट को जो है ना वो मेरे ख्याल में इसको देखना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क में इतना ये सारा दिन का ये सिचुएशन है कि हम लोग जो है वो अपना इस दुकानदार जो बैठ के एक 4 अन्ने का हिसाब नहीं रख सकता, ठीक है। तो इसलिए जो है ना उनको इनवाइसेस सारी पक्की ही जा रही होती हैं, पक्की इनवाइस है। लेकिन वो इसके ऊपर कह रहे हैं कि हर बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाए। लेकिन टैक्स का सिस्टम इतना जो उन्होंने पेचीदा किया हुआ है, जिसकी वजह से एक दुकानदार सारा दिन अपनी दुकानदारी छोड़ के वो सारा दिन टैक्स के सिस्टम को सीधा करने में लग जाएगा। इससे बेहतर यह है कि टैक्स के सिस्टम को सिंपलीफाई करें। हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क के लिए जब जाने दे रहे हैं तो माल छोटी चीज़ है, ठीक है, तो टैक्स देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देखें, दुकानदार बिज़नेस को सारा दिन हम छोड़ के सारा दिन वकील के पास ही बैठे रहें या अपनी हिसाब किताब देखते रहें, तो इससे बेहतर यह है कि टैक्स के सिस्टम को सिंपलीफाई किया जाए। हमारी जान और माल पाकिस्तान के लिए हर वक्त हासिल है। जी, बहुत ही अहम पॉइंट उन्होंने उठाया कि टैक्स के सिस्टम को अगर आसान और सीधा सीधा कर दें तो हर आदमी जो है वो टैक्स देने के लिए जो है वो तैयार है, बजाय इसके कि हर बंदा एक अलग से उसके लिए कंसल्टेंट जो है उसकी खिदमात ले। इस हवाले से गल्ला मंडी के अंदर भी रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है। वहाँ की क्या सूरत हाल है वो भी जान लेते हैं। 8 बाज़ारों में जुज़वी तौर पर टैक्स दिया जा रहा है। हम इस वक्त गला मंडी में मौजूद हैं और सदर अंजमन आड़तियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दालों के ऊपर भी टैक्स आयद है लेकिन टैक्स दिया नहीं जाता। एक तो ये बताइएगा दालों का, दूसरा ये बताइएगा कि क्या कोई इजनास इस वक्त गला मंडी में फ़रोख्त होती हैं जिनके ऊपर टैक्स जो है वो आयद है? जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे जी ऐसे है जनास जो दालों हैं जी, दालों के ऊपर तो कोई सेल टैक्स नहीं है। अलबत्ता इनकम टैक्स है वो हम तकरीबन जो गला मंडी में तमाम आड़तियाँ हैं वो सब के सब पे करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ अगर टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, वरना मुल्क कैसे चलेगा। दूसरा, जिन चीज़ों पे सेल टैक्स है वो भी हम बाकायदा, जो भी हमारे पास सेल टैक्स वाली आइटम आती है उसका बाकायदा हम सेल टैक्स भी उसका जमा कराते हैं। मसालों के ऊपर है और दालों के ऊपर नहीं है।
तो जो मसालों के ऊपर ज़्यादातर जो लोग हमारे कराची में होल सेलर बैठे हैं वो पे करते हैं। आगे हमारे लोग फैसलाबाद में परचून फरोश हैं, वो छोटी छोटी आइटमों का काम करते हैं, वो सेल टैक्स में उन्होंने आज तक मेंबरशिप हासिल ही नहीं की और मैं समझता हूँ उन पर लागू नहीं होता। बड़े दुकानदार हैं जो होल सेलर मंडी में बैठे हैं वो सबके ऊपर लागू है, वो मेंबर भी हैं, सेल टैक्स में मेंबरशिप उन्होंने ली हुई है और वो बाकायदगी से वो सेल टैक्स अदा करते हैं। और मेरे पास भी कभी कभार सेल टैक्स वाली आइटमें आती हैं और मैं भी बाकायदगी से वो जमा करवाता हूँ। तो इनकम टैक्स तो तकरीबन हमारे दालों के ऊपर है, वो सारे लोग जितने मंडी में काम करते हैं सब लोग ही जमा करवाते हैं वो। अच्छा, ये सब बहुत सारी इंपोर्टेड आइटम्स भी हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। जब किसी भी चीज़ का बहरान पैदा होता है तो इंपोर्ट की जाती हैं, वो चीनी हो, वो कुछ दालें भी हैं और गर्म मसाला जात भी जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं। उनके ऊपर जो यहाँ पे बैठी ताजर बरादरी है वो टैक्स अदा करती है? जी, चीनी तो कभी कभार इंपोर्ट होती है, वो तो 5-7 साल बाद कभी बहरान मुल्क में पैदा हो तो फिर चीनी जो इंपोर्ट होती है, अदरवाइज चीनी तो कभी इंपोर्ट हुई नहीं है। तो चीनी जो हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी होती है, हमारी काफ़ी मिलें हैं, हमारे कमाद भी पाकिस्तान में काफ़ी होता है, उस हिसाब से चीनी तो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें जो सेल टैक्स वगैरह है वो तो हमारे ताजर हजरात जो भी आते हैं वो मिल में ही जब चीनी की गाड़ी निकलती है वहाँ पे करके निकलती है। ऐसे नहीं है कि वो बगैर सेल टैक्स दिए बगैर गाड़ी निकल ही नहीं सकती, वहाँ पे इन्होंने इतनी सख्ती की है तो वहाँ पे नामुमकिन है गाड़ी निकलनी। तो दूसरा जो आपने कौन सा सवाल किया था? मैंने ये पूछा था कि कुछ इंपोर्टेड दालें भी जो हैं वो आती हैं और गर्म मसाला जात भी इंपोर्ट होते हैं। दूसरा वो जो इम्पोर्टेड दालें हैं वो उस पर सेल टैक्स नहीं है, ना उस पर कस्टम ड्यूटी है, उस पर 2% जो है इनकम टैक्स दिया जाता है उधर कराची पोर्ट पे, वो हम जमा करवाते हैं। बाकी जो दूसरे होते हैं खर्चे जो भी पोर्ट के होते हैं वो पे करने के बाद ही हमारा माल बाहर आता है। गर्म मसालों में जो है ना खासकर उस पर सेल टैक्स कुछ आइटमों में है, वो भी हम सेल टैक्स ड्यूटी उधर जमा करवाते हैं। बकाया जो जिस पे लागू होती है वो फैसलाबाद में जब हमारे पास माल आते हैं जो लोग हमारे मेंबर हैं वो सब ही पे करते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जिन आइटम्स के ऊपर ज़रूरी है सेल टैक्स वो अदा किया जाता है। आप रहनुमाई कीजिएगा कि कुछ आइटम्स हैं जिनके ऊपर सेल टैक्स जो है वो मंडी के अंदर भी इम्पोज होता है और आपकी जानिब से अदा भी किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बारक वसल्लम। देखिए जी, ये ताजर कम्युनिटी, ताजर बरादरी जितनी भी है वो हर आइटम पे अपने वो कोई वायलेशन का ख्याल नहीं रखते हुए अपनी पूरी हर चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करती। वो हर चीज़ पे टैक्स जो भी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के जो इधर बैठे हैं, हमें गर्म मसाला जा तो दालें हों, हर पे अपना टैक्स वगैरह पे करके हम इनको इंशाल्लाह फ्री मार्केट में सेल करते हैं। ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कि किसी किस्म का कोई बंदा इधर वायलेशन करता है। ये ओपन मार्केट है, ताकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है ये गल्ला मंडी, और इसमें जितने भी बल्कि हम गवर्नमेंट से ये गुजारिशात करेंगे कि बराए मेहरबानी इस पे थोड़ा सा टैक्स को कम करें ताकि लोगों के आम बंदे के इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें हैं वो कम से कम रेट में बिकें और लोगों के लिए आसानी का मामला भी हो। गवर्नमेंट से इस हवाले से आपने बताया कि आप अपील करना चाहते हैं, तो जो भी ताजर बरादरी फैसलाबाद जैसे बड़े सनती शहर में बैठी हुई है और ये मरकज़ भी है डिवीज़न का, आप समझते हैं कि बहुत से ताजर ऐसे भी हैं जिनका जानिब से टैक्स अदा नहीं होता, उन्हें टैक्स भी अदा करना हो? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उनको ताजर ही नहीं समझता अपने ज़हन में जो इस किस्म के काम को, ये चूँकि टैक्स हमारे ही कामों के आने वाली चीज़ है। जो लोग जो ताजर कम्युनिटी टैक्स पे नहीं करती वो बेसिक ताजर नहीं है, वो ताजर बरादरी नहीं हो सकते, वो ताजर नहीं हो सकता, कोई और ही हो सकता है। ताकि जितनी देर तक ये ताजर बरादरी अपना टैक्स पे ना करेगी, पूरा मामला नहीं करेगी, हम रेवेन्यू पूरा ना देंगे, और ये हम पे कैसे ये जो हमारे अखराजात वो इस मुल्क को हम कैसे बहरान से निकालेंगे। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की मार्केट है, या मैं किसी भी अपनी जिधर लाहौर है, पेशावर है, जो भी मार्केट है, कराची है,
अल्हम्दुलिल्लाह ये ताजर बरादरी नहीं हो सकती कि टैक्स चोरी करती हो, लेकिन जो चोरी करते हैं या इसमें कोई वायलेशन करते हैं वो ताजर नहीं हो सकता, कोई और हो सकता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बहुत सी आइटम्स के ऊपर तो टैक्स जो है वो वाजिब ही नहीं, इम्पोज ही नहीं किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, और अगर किसी के ऊपर है तो वो ताजर बरादरी भरपूर अंदाज में अदा कर रही है। इनका ये भी कहना है कि टैक्स में छूट जो है वो दी जाए ताकि कारोबार भी चल सकें और आम आदमी का चूल्हा भी चल सके। इस हवाले से जो टैक्सेशन के माहिर हैं वो क्या कहते हैं, ये जानने के लिए भी हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने जाना कि कहाँ कहाँ पर टैक्स की अदायगी हो रही है और बहुत सी ऐसी आइटम्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर जाने अनजाने में टैक्स अदा नहीं हो रहा। हमने वक्त लिया है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं टैक्स बार एसोसिएशन सैयद मज़हर हुसैन रज़वी। रज़वी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा, एक आम आदमी जानना चाहता है कि मार्केट में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं ख़ुसूसन जिनका ताल्लुक़ घरेलू इस्तेमाल से है या खाने पीने से है, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर टैक्स जो है वो इम्पोज़ होता है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर टैक्स इम्पोज़ नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं थोड़ी सी करेक्शन करा दूँ, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, फैसलाबाद टैक्स बार नहीं, पाकिस्तान टैक्स बार। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का तल्लक है तो उसमें जितनी भी फूड आइटम्स हैं, अगर तो वो बल्क में आप उसकी ट्रेडिंग करते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड नेम के साथ वो मार्केट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स है। इसके अलावा एक सेक्शन अपना शेड्यूल है 6, सेल्स टैक्स एक्ट का शेड्यूल 6, उसमें सारी आइटम्स का जिक्र है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है। उसमें मेडिसिन्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, फिर जो LEDs वगैरह हैं, केमिकल्स हैं कुछ। तो ये एक लंबी आइटम्स हैं, एक लंबी लिस्ट है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, सेल टैक्स से इस्तिस्ना है उन्हें। लेकिन जो कंज्यूमेबल आइटम है जो कि आम शहरी कंज्यूम करता है या इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर सिर्फ जो फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर उन्हें एग्जम्पशन है। अदरवाइज़ आप माचिस की डिबिया से लेके टूथपेस्ट से लेके सोप, जो आपका लॉन्ड्री सोप होता है, आपका टॉयलेट सोप है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। इजनास, आपने थोड़ा जिक्र भी किया उनका, इजनास के ऊपर टैक्स की क्या सूरत हाल है और गवर्नमेंट उसके ऊपर इम्पोज़ नहीं किया टैक्स को, उसके पीछे वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो फूड आइटम्स हैं अगर आप बल्क क्वांटिटी में उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट है वो ग्रोअर्स को, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज़ करना चाह रही है कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं और यानी एक एंगल तो ये हो गया कि वो यानी ग्रोअर्स को उन्होंने फ़ायदा दिया है। दूसरा एंगल ये है कि क्योंकि एक आम आदमी भी वो ख़रीदता है, तो जब उसके साथ ब्रांड का नाम लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो फिर दरमियान में एक आदमी आ गया, एक सेक्टर आ गया, उसे मिडल मैन कह लें, उसके बिजनेसमैन कह लें, जिसने कि प्रॉफिट कमाना है, तो उस सूरत में उसे टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप खुली चीज़ को लेते हैं तो उस पर टैक्स नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी ब्रांड की कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स होता है। चीज़ एक ज़मीनी सवाल है, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से अब जितनी भी फूड आइटम्स हैं उनको ब्रांडिंग की तरफ ले जाया जा रहा है। आप नहीं समझते कि इसका टैक्स इम्पोज़ होगा और आम सारिफ के लिए जो अशिया खुरनोश मार्केट में मुयसर होंगी, टैक्स उसमें ऐड होने के बायस वो चीज़ें महंगी होंगी? अब बिल्कुल महंगी होगी। ये भी एक किस्म का टैक्स इम्पोज करने का एक तरीका है कि उसको ब्रांडिंग की जाए, क्योंकि एक साइड पे तो ये है कि उसकी क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगी। जब किसी ब्रांड के नाम पे आप कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करते हैं, बना के उसे बेचते हैं,
तो उस सूरत में फिर वो जो कंपनी है वो उसकी क्वालिटी मेंटेन करने की ज़िम्मेदार होगी। सब स्टैंडर्ड चीज़ें जो मार्केट में नहीं आएंगी, ज़ाहिर है उन्होंने अपने ब्रांड नेम को की गुडविल बनानी है, तो उस सूरत में फिर वो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए यानी वो उसके ऊपर काम करेंगे। दूसरी सूरत में ये है कि वो जो है टैक्स वसूल करने का भी एक तरीका है, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ पर टैक्स है, जब आप ब्रांड में आएंगे तो टैक्स देंगे। वो एक इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने उसको यानी टैक्स में लाने का एक आप कहने के तरीक़ाकार है। फैसलाबाद कारोबार का एक मरकज़ है, तिजारती मरकज़ भी है, टेक्सटाइल हब भी है, और भी बहुत सारी खूबियाँ इस शहर में मौजूद हैं। लेकिन घंटाघर के 8 बाज़ारों का अगर आप दौरा करें और आप इस बात को बाखूबी जानते भी हैं, हमारा जो ताजर है या बिज़नेस से जुड़ा हुआ बंदा है, वो एक तो टैक्स के सिस्टम से दूर भाग रहा है और दूसरा वो इससे वाकिफ़ भी नहीं है, जिस वजह से आप ये समझ लें कि टैक्स चोरी की एक जो टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है, हालांकि वो चोरी करना भी नहीं चाह रहा। आप इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं कि आम आदमी टैक्स के सिस्टम से वाकिफ़ भी नहीं है और वो पे करने के लिए भी तैयार नहीं है? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि जो हमारा फैसलाबाद का बिजनेसमैन है वो आप कह लें कि इंतहाई समझदार है। उन्हें उस असरों का भी पता होता है जो कि जिसका कि आम वकील को भी नहीं पता होता। वो इतने अपडेट है, उन्हें हर चीज़ का पता है, लेकिन वो इस सिस्टम में आना नहीं चाहते। उसकी कुछ वजूहत है। उसकी वजह यह है कि देखिए टैक्स तो वो दे रहे हैं विद होल्डिंग की सूरत में। आप बिजली के बिल में दे रहे हैं, पेट्रोल पे दे रहे हैं, मोबाइल पे दे रहे हैं, आपने जो चीज़ ख़रीदी है उस पे दे रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स में नहीं आना चाह रहे। इनडायरेक्टली तौर पे उस पर टैक्स उनसे वसूल किया जा रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में टैक्स पे नहीं करना, यानी अपने आप को टैक्स नेट में नहीं लाना चाहते। उसकी भी वजह है कि हमारा जो टैक्स कलेक्टर है वो बजाय इसके कि नए टैक्स पेयर्स तलाश करे, वो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं जो मौजूदा टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर ही उन्होंने बर्डन डाला हुआ है। देखिए ना, आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पे सेल टैक्स की जो परसेंटेज है वो 1 डिजिट में है। हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल GST है, जनरल सेल टैक्स है ना, वो 17% है। अब 17%। दूसरी बात ये है कि अगर 100 बंदा काम कर रहा है तो उसमें से 10 बंदे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, 90 बंदे जो है सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं। वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। एक आदमी 117 की चीज़ बेचता है, दूसरा बंदा यानी 100 से भी 1 रुपये का कम बेच देगा तो उसको फिर भी फ़ायदा है। तो मार्केट का कंपटीशन भी नहीं रहता, इसलिए लोग जो है ना वो कोशिश करते हैं कि वे टैक्स नेट में ना आए। अच्छा, ये भी बताइएगा, कच्ची और पक्की रसीद का भी सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। यकीनन कच्ची रसीद तो एक वो भी है जो आप एक लेटर पैड के ऊपर, अपनी दुकान के पैड के ऊपर उसे काट के दे देते हैं, बिल बना के दे देते हैं। इसके साथ साथ एक सिस्टम जनरेटेड पर्ची भी या रसीद दी जाती है। उसके कच्चे होने और उसके पक्के होने का अंदाज़ा किससे लगाया जा सकता है? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लिखा भी होता है, लेकिन इस बात का भी कई एक बार इंकशाफ हुआ कि वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की जेब तक नहीं पहुंच पाता। सारिफ इस मामले में क्या करे? अच्छा, इस पे ये है कि आजकल गवर्नमेंट जो है ना एक उन्होंने बड़ा हेक्टिक उन्होंने एक एक्सरसाइज की है पॉइंट ऑफ सेल्स की, कि जो लोग अब ये थोड़ा सा टेक्निकल आ जाएगा, टायर 1 में फ़ाल करते हैं, उन्हें वहाँ पे जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है FBR के साथ, वो उन्हें वहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। रियल टाइम ट्रांजैक्शन, यानी जिस वक्त आपने कोई चीज़ वहाँ से सेल की तो उसकी इंफॉर्मेशन उसी वक्त FBR को चली जाती है। इस तरह यह है कि वो अपनी सेल को छुपा नहीं सकता, उसको सप्रेस नहीं कर सकता, कम शो नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने कच्ची पक्की रसीदों का जिक्र किया। एक तो होता है कि हमारे जो एक आम कस्टमर है वो उसको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैंने रसीद लेनी है कि नहीं।
वो जाते हैं जी कितने पैसे इतने पैसे दे के वो चीज़ ले आते हैं। एक तो ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि वो एक कैंपेन चलाए कि आपने कोई चीज़ बगैर रसीद के नहीं लेनी और पक्की रसीद के नहीं लेनी। अभी काफ़ी सारे जो स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया होता है, क्योंकि वो जितनी आइटम्स उनके पास होती हैं वो उसको मैनुअली मैनेज कर ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है। जैसे ये मेडिकल स्टोर्स पे आपने देखा होगा कि वो कहते हैं जी कौन कौन से दवाई है, वो देखते हैं है पड़ी या नहीं पड़ी, पूरा सॉफ्टवेयर है उनके पास, स्टॉक मेंटेनेंस का है, इन्वेंट्री कंट्रोल का। तो उनके पास सारी चीज़ मौजूद है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी सेल को सप्रेस करना होता है तो उन्होंने रसीद पे टैक्स चार्ज कर देना है। अब आम आदमी वो देखता ही नहीं है कि मुझे 17% टैक्स लग गया। उन्होंने पूछना जी हाँ जी कितने पैसे, जी इतने पैसे। अभी आजकल एक और इशू है कि वो एक जो ये शॉपर बैग वगैरह ना, तो उन्होंने एक वोवन बैग, नॉन वोवन उसके पैसे अब चार्ज किए जा रहे हैं आजकल किए, और हमें पता ही नहीं होता कि उसमें चार्ज किए गए। रज़वी साहब, छोटी छोटी बातें जो गवर्नमेंट की जानिब से, साबिक़ गवर्नमेंट की जानिब से आईडी कार्ड की एक शर्त लगाई गई थी, वो क्या टैक्स कलेक्शन में मददगार साबित हो सकता था आईडी कार्ड का सिस्टम? जो देखिए उस पर बिज़नेसमैन तो उसको नहीं मान रहा था, क्योंकि जब बिज़नेसमैन के, ये हमारी एक रूटीन है कि जब हम किसी से बिज़नेस करते हैं, हम से कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे दें या एनटीएन दे दें। वो कहते हैं भाईजान अगर आपने मेरे से काम करना है करें, नहीं करना ना करें, मैंने तो आपको शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं देना। सर बताइएगा, एक तो जो शनाख्ती कार्ड का सिस्टम था वो किस तरह जो है हेल्पफुल है, और प्लास्टिक मनी कितनी ज़रूरी है अगर हमने टैक्स सिस्टम को मज़ीद बेहतर करना है? जी, जो आपने बात की है प्लास्टिक मनी की, तो उसमें ज़ाहिर है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। आपने जब कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो अगर वो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो उसमें बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आपकी वो ट्रांजैक्शन जो है ना, आपकी परचेज़ और जो दुकानदार उसकी सेल, वो दोनों वेरीफाई हो जाएंगी। जब वेरीफाई हो जाएंगे तो ज़ाहिर है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। और दूसरा क्वेश्चन आपने शनाख्ती कार्ड वाला, तो शनाख्ती कार्ड की शर्त तो ठीक थी, लेकिन प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं थी, क्योंकि जिस बंदे के साथ हम काम करते हैं, हम कहते हैं जी कि आप शनाख्ती कार्ड दें तो हम आपको इनवॉइस कार्ड देते हैं, वो कहते हैं जी हमने आपसे लेना ही नहीं है। अगर शनाख्ती कार्ड आपसे मांगना है तो हमने आपसे चीज़ ख़रीदनी नहीं है। तो ये चीज़ तो अच्छी थी, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। इस उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट जो है वो बेहतर पॉलिसीज़ लेके आए, और ऐसी पॉलिसीज़ जो कि कारोबारी तबके के लिए भी जो है वो मौसर हो, और जो मुल्क के अमूर हैं उनके चलाने के लिए जो है वो टैक्स कलेक्शन भी बेहतर अंदाज में हो। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।